तो चलिए अब आपके हलके की बात कर लेते हैं। आपने अपना पूरा जीवन महम को समर्पित किया है, चाहे वो सरपंच रहकर किया हो या फिर 4 बार का विधायक रहकर किया हो। तो आपने अब इतना लंबा समय एक हलके में गुजारा है, तो मैं और हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि महम के लिए आनंद सिंह दांगी ने अपने 4 बार के कार्यकाल में क्या क्या किया? हमने सब कुछ किया जो करना चाहिए था, ईमानदारी से किया, इंसानियत से किया, भाईचारे के हिसाब से किया। महम हल्का आज के दिन पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर ऐसा हल्का है जिस एक हल्के में, शहरी की तो मैं कह नहीं सकता, जो देहाती हल्का है उसमें आज 3 कॉलेज हैं, 2 लड़कियों के हैं, मोखरा और लखन माजरा, एक जनरल कॉलेज है जिसमें को एजुकेशन वगैरह है, उसमें पूरी फैसिलिटीज हमने, वो मेरे टाइम से पहले का है कॉलेज मैम का, लेकिन उसमें 8 ब्लॉक है, कॉमर्स ब्लॉक है, ऑडिटोरियम है, वो सब हमने बनाए। मतलब एक आज फुल फ्लैज कॉलेज मैम का है। लखन माजरा लड़कियों का कॉलेज है, हज़ारों की जनसंख्या कैपेसिटी में जो है ना बच्चियाँ हमारी पढ़ रही हैं। इस प्रकार से मोखरा हमारा सबसे बड़ा गांव है, वहाँ पर हमने जो है ना लड़कियों का कॉलेज दिया है। 3 ITI है, महम की ITI, मदीना ITI और फरमान ITI, जहाँ पर बच्चे अपना 6 महीने से लेकर 3 महीने तक का कोर्स करके अपने हाथों से कमा करके अपनी रोटी खा सकते हैं। महम की ITI में 46 ट्रेड हैं, जो शायद रोहतक की में भी ना हो, लेकिन 46 ट्रेड महम की ITI में हर बच्चा अपने घर से रोटी खा करके अपना हुनर सीख सकता है। इसी प्रकार से पॉलिटेक्निक कॉलेज हमने महम में बनाया है, मॉडल स्कूल हमने महम में बनाया है, मिनी सेक्रेटरीट हमने महम में बनाया है। हर गांव के स्कूल अपग्रेड किए हैं, नॉर्म से भी आगे बढ़ करके, जहां की जनसंख्या के आधार से होते हैं। मिडिल स्कूल है, मिडिल हाई स्कूल है, +2 का स्कूल है, लेकिन हमने हर बड़े गांव में लड़कियों के स्कूल भी हैं, लड़कों के स्कूल भी हैं, और सब सारे के सारे लगभग सारे +2 के स्कूल हैं। हाई स्कूल जहाँ पर प्राइमरी की मिडिल की ज़रूरत है, वहाँ पर हमने हाई स्कूल बनाया। हेल्थ के हिसाब से अनेकों गांव में PHC हैं, मदीना में CHC है, महम में जनरल हॉस्पिटल है, ये सारे हमारे टाइम के बने हुए हैं। रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि हमने कहीं भी किसी गांव में दूसरे गांव से घूम करके नहीं जाना पड़ता, सब डायरेक्ट एक गांव के चारों तरफ 5 गांव हैं, 6 गांव हैं, तो 6 की 6 गांव को सड़कों से हमने जोड़ करके रखा है। पानी की सप्लाई है, लोगों को पीने के लिए पानी है, हर तरह से वाटर वर्क्स की बात है, बूस्टर सिस्टम की बात है, खेलों के मैदान की बात है, मिनी स्टेडियम, मेरे ख्याल तो 10-12 गांव में हमारे मिनी स्टेडियम में है। महम के अंदर साइंस सेंटर हमने बनाया बच्चों के लिए, वो आज खंडर पड़ा है, उसका कोई यूज़ नहीं कर पा रहे। अगर हमारी सरकार होती तो वहाँ पर बच्चों के खेलने के लिए सारा सब कुछ, सब सिस्टम वहाँ पर होता। तो इस तरह से हमने सर्वांगीण विकास अपने हल्के को दिया है और हज़ारों बच्चों को रोज़गार दिया है, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो दांगी साहब, इतने काम आपने किए महम के लिए, 4 बार आप विधायक रहे, तो 2019 में आपको क्या लगता है कि बलराज कुंडू से हारने के पीछे के क्या कारण रहे होंगे? अगर जनता का सपोर्ट आपके पास था, महम में इतना अच्छा काम चल रहा था, तो फिर आनंद सिंह दांगी को क्यों हार का मुंह देखना पड़ा? आज भी मेरे समर्थन में कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस मीन्स को मैं अडॉप्ट नहीं कर सकता, ना किया आज तक, उसने उस हल्के की सब तरह से खराब करने की कोशिश करी है। मेरा रिकॉर्ड है, इतने इलेक्शन लड़े हैं, ना मैंने किसी को एक पैसा दिया वोट के लिए, ना किसी को एक बूंद शराब पिलाई, ये रिकॉर्ड की चीज़ है, ना किसी ने मेरे से मांगी। इन लोगों ने आकर के, चाहे वो बीजेपी का शमशेर है, चाहे ये है, इन्होंने जो है ना सारे सिस्टम को ही खराब कर दिया, लोगों को गलत आदतों में डाल करके हल्के को खराब करने की इन्होंने कोशिश करी, और वो काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। आगे ऐसा नहीं होगा। हम आश्वस्त थे, विश्वास था अपने लोगों पर कि लोग हमारे से दूर नहीं हटेंगे, लेकिन इन मीन से करे हुआ भूलने की बात आ गई थोड़ी सी, तो अब वो भूले हुए वापस जो है
आज साथ जुड़ने का काम कर रहे हैं। आने वाले समय में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसने बलराज कुंडू ने 5 साल हो जाएंगे, 4 साल हो गया, एक 10 फुट की गली नहीं बनवाई, किसी बच्चे को रोजगार देने का काम नहीं, कोई और दूसरा जनरल काम, कोई स्कूल की बात है, स्कूल की बिल्डिंग की बात है, एक कमरा तक जो ना कहीं किसी तरह का नहीं है। तो लोग आज महसूस कर रहे हैं इस बात को। आज मैं समझता हूँ कि लोगों का मुंह हमारे साथ और आने वाले समय में सब बहुत बढ़िया रिजल्ट देंगे। तो 2019 की हार को आपने दिल पे तो नहीं लगाया? ना, देखो मैं एक संघर्ष का आदमी हूँ, स्वाभिमानी आदमी हूँ। मैं अपना कर्म करता हूँ, ईमानदारी से कर्म करता हूँ, ईमानदारी से अपने लोगों की सेवा करता हूँ। 24 घंटे अपने लोगों में बीच में रह करके 1 मिनट में मेरा टेलीफोन बंद नहीं होता। मेरे घर में 4 टेलीफोन 24 घंटे चलते हैं। मेरा है, मेरी वाइफ का है, मेरे बेटे का है, मेरी पुत्रवधू का है। चारों के चारों टेलीफोन किसी भी टाइम कोई दिक्कत किसी प्रकार की आ जाती है तो हम उसके लिए तत्पर रहते हैं। कोई दिक्कत आ जाए, हम आराम से सोने लग रहे हैं, आदमी परेशान हो, मैं ऐसा जीवन नहीं जीता। कितनी भी प्रकार की, कितनी नींद हो, कुछ भी हो, लेकिन 24 घंटे टेलीफोन हमारे हर भाई के लिए खुले रहते हैं। तो जो समर्थन हमने आपके लिए देखा, अब महम में आप कह रहे हैं कि भूला जो है वो लौट के घर वापस आएगा 24 में। अभी खबरें हमने सुनी थी कि अब आप राजनीति में नहीं, आपके बेटे राजनीति में उतरने वाले हैं। तो क्या वो समर्थन जो आनंद सिंह दांगी को इतने सालों से मिला वो उनके बेटे के साथ भी दिखाई देगा और अब बेटा ही विधायक बन के उभरेगा महम की राजनीति में? मेरे से ज़्यादा मैं खुशकिस्मत हूँ इस बात से कि मेरे बेटे के ऊपर आज तक कोई आरोप नहीं है, कोई उलाहना नहीं है। इंसानियत के साथ लोगों का मान सम्मान करता है, इज्जत करता है। जो संस्कार घर के हैं उसके अनुसार वो बहुत बढ़िया ढंग से लोगों में जा कर के मिलता जुलता है, सारी बातें हैं। मैं 73 साल का हो गया, मैं भगवान में विश्वास रखता हूँ और जो हमारे आश्रम है, ब्रह्मचर्य आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, संन्यास आश्रम है, वानप्रस्थ आश्रम है, संन्यास आश्रम है, मैं अपना जीवन उस हिसाब से चलाना चाहता हूँ। अब का जो जीवन है ये मेरा 2 साल में पूरा हो जाएगा। मैं उस 2 साल तक ही राजनीति करूँगा और आज मेरी यही बात है कि मेरा बेटा पूर्ण रूप से सक्षम है, लोगों में बहुत बढ़िया ढंग से प्यार मिल रहा है। आप दोनों बहनों से भी मैं ये कहूँगा कि आप बेटा आप भी जा करके महम के लोगों से मिलाजुली करो और उनसे फीडबैक आपको मिलेगा कि कौन क्या है, किसने हल्के के लिए किया है और आज किस तरह के हालात वहाँ पर चल रहे हैं। लेकिन तांगी साहब, बीजेपी जो है वो हमेशा कांग्रेस पर परिवारवाद के आरोप लगाती है कि वो अपने ही लोगों को आगे बढ़ाने में लगी रहती है या अपने ही परिवार के लोगों को राजनीति में उतारती है। तो अब आप अपने बेटे को राजनीति में उतारने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं ये बात सच नहीं हो रही? ना, अगर मैं भी लड़ूं, बेटा भी लड़े, वो बात चलती है। अब लोगों की भावना है, लोगों की भावना हमारे साथ जुड़ी हुई है। अब खट्टर साहब किस बेटे को इलेक्शन लड़ाएंगे, मोदी किस बेटे को इलेक्शन लड़ाएंगे, ये सारी बातें अननेसेसरी। सबके और दूसरे लीडर हैं, सबके बेटे कोई एमपी बना हुआ है, कोई एमएलए बना हुआ है और ये सब गॉड गिफ्ट होता है, भगवान की देन। मैंने खेती बाड़ी का काम किया, डट करके खेती, 400 बीघे के जमींदार हैं हम। अपने हाथों से बैलों का हल बाया है, ट्रैक्टर खूब ज़्यादा चलाया है। उस वक्त तक मेरा जीवन राजनीति में था ही नहीं। कोई न कोई मोड़ आता है किसी चीज़ का, उसके बाद वो डाइवर्ट होकर के उस लाइन पर किसी के बस की बात नहीं, भगवान की दी हुई बात है, उसके हिसाब से चलना पड़ता है। आपके हाथ में ये है आज, मैं तो नहीं इसको होल्ड कर सकता। यही है ना बात। सबके अलग अलग से काम है, भगवान पैदा करता है उनके गुण कर्मों के हिसाब से। कोई कहीं पैदा है, कोई कहीं है, कोई कहीं है और उसके हिसाब से उन्होंने आदमी के हर जीव के आखिरी सांस तक का जो है लेखा जोखा तैयार कर रखा है। तो आप इसे परिवारवाद नहीं कहेंगे? नो, कोई परिवारवाद नहीं। परिवारवाद आप चौटाला से बात करो, परिवारवाद की बात करते हो तो चौधरी देवलाल के नाम से खाने लग रहे हैं सब, खुद का कुछ है नहीं। उन्होंने संघर्ष किया और संघर्ष के बल पर सारा
आज भी जो है ना फोटो पहले उसका लगाते हैं, बाद में कोई बात करते हैं, वो है परिवारवाद। ये परिवारवाद नहीं कहा जा सकता इसको। चलिए, हमें 2019 का एक किस्सा याद आ रहा है, जब ऐसी खबरें आई थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना मन बना लिया है कांग्रेस को छोड़ने का। लेकिन उस समय सिर्फ एक शख्स ऐसा था जिसने कहा था कि मैं कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ूंगा, वो आप थे। तो क्या था वो किस्सा 2019 में जो हुआ, ऐसा क्यों? ना इतनी बात थी, थोड़े से सर्कमस्टांसेस के हिसाब से आदमी को बात करनी पड़ती है। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा 4 पीढ़ी का कांग्रेसी है। भूपेंद्र हुड्डा के दादा कांग्रेस में थे, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी कांग्रेस के रहे, चौधरी मातूराम। चौधरी रणवीर सिंह फ्रीडम फाइटर रहे, मातूराम जी भी फ्रीडम फाइटर रहे। 8-8 जेलें काटी हैं कांग्रेस के साथ, कांग्रेस में रह करके 8-8 अलग अलग से जेलें काटी हैं। और मेरे ख्याल 7-8 सदनों के मेंबर भी रहे कांग्रेस पार्टी में। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 3 बार MP बने, अब 4-5 बार जो है ना MLA भी बन लिए, प्रदेश के चीफ मिनिस्टर भी बन लिए। सारा सब कुछ कांग्रेस तो है, कांग्रेस का ही दिया हुआ, सारा सब कुछ कांग्रेस में ही है। तो मैं समझता हूँ कि ये कोई बात वैसे ज़्यादा चला दी भाई कांग्रेस छोड़ रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैं नहीं मानता कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस छोड़ने की कभी बात करें। लेकिन मेरा ये था, चर्चा चला दी, आप मैं मीटिंग से निकले इसी तरह से मेरे सामने माइक कर दिया कि आपका मैं कांग्रेसी हूँ। मैंने ये कहा था कि मैं कांग्रेसी हूँ और कांग्रेस में हूँ और हमेशा कांग्रेसी ही रहेंगे। मैं तो राजीव गांधी की देन है मेरी। उस आदमी ने हमें हर तरह से सिक्योर किया, रक्षा सुरक्षा करी, साथ दिया, एक भाई की तरह से अपने गले लगाया। और उस वक्त में मेरे ख्याल तो वो अगर बात ना आते हमारी राख भी नहीं मिलती। आज ऐसे हालात थे राजनीति के हिसाब से, उनकी गलत मंशाओं के हिसाब से। कांग्रेस की गुटबाजी की अगर बात करें तो हर एक जो कांग्रेस का नेता है, हरियाणा कांग्रेस का, वो मना करता आया है। लेकिन चलिए, सच्चाई तो हम सभी को पता है, हमारे दर्शकों को भी पता है और कहीं ना कहीं आपको भी पता है। तो SR के गुट को लेकर आपका क्या सोचना है? आप अगर इस बात को मेरे से भी आगे को वह आपने कांग्रेस ये कहा मैं कांग्रेस मरूंगा, वो मेरी गुटबाजी थोड़ी होगी। ये कोई गुटबाजी नहीं है, अपनी बात करने के तरीके हैं लोगों के। वो अपने काम में लगे रहे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने काम में लग रहा है। सारे कांग्रेसी हैं, कांग्रेस की बात करते हैं और कांग्रेस में रह करके ही अपनी कैंपेन चलाते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल तक, 10 साल हो गए, 9 साल हो गए, 9 साल तक इस कांग्रेस को हरियाणा में जिंदा रखा है। अलग अलग प्रोग्राम हिसाब से विपक्ष आपके समक्ष वगैरह और दूसरी सारी चीज़ें, किसानों के लिए डट करके साथ खड़े रहे, हर किसी के लिए आवाज़ उठाना, मंडियों में जा कर के किसान के साथ खड़े हैं। यानी कि हर वर्ग के लिए जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, मैं तो ये कहूँगा कि 10 साल का जो राज था भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, एक किस्म से अलग से ही था। हर कोई सुखी था। आज जो हालात बन रहे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, बुरा हाल है, और उसके साथ साथ कानून व्यवस्था की बात है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में ये अफरा तफरी नहीं थी जो आज रोजाना कहीं किसी का पर्स छीना जा रहा है, किसी बहन बेटी के साथ जो ना गलत नज़र से देखने की कोशिश की जा रही है। हर तरह से आज अफरा तफरी का माहौल है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, मैं कहूँगा कि 10 साल इस हरियाणा प्रदेश को एक किस्म से रामराज दिया है। SR के गुट पे कुछ नहीं देंगे ना, है ही नहीं। अच्छा, है ही नहीं, सब अपने काम में लगे हुए हैं। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा का मुकाबला नहीं है। तो जैसे हमने पिछले चुनावों में देखा, अगर 2014 की बात करें, जब अशोक तंवर जी थे कांग्रेस पार्टी में, तो कहीं ना कहीं ये कहा जाता था कि इसी वजह से, इन गुटों की वजह से कांग्रेस पार्टी ने चुनाव हारा। तो 2024 में ऐसी नौबत आ सकती है? ऐसे लोगों ने ही पार्टी का भट्ठा बिठाया, चेयर पर बन करके बैठ गए। कोई संगठन नहीं, कोई कार्यकर्ता का काम नहीं, सब अपनी जो है ना उसमें जो है ना चल करके। देखो, कोई भी चीज़ है, कोई संस्था है, परिवार है, इवन परिवार है, एक छोटा वो है। परिवार भी जब तक संगठन नहीं होता, परिवार का मुखिया के कहे अनुसार कोई परिवार नहीं चलता, तो परिवार बर्बाद हो जाता है।
ये पीछे का समय, उस टाइम का जो समय गया, सारा इसी प्रकार से गया। कोई संगठन नहीं, कोई पदाधिकारी नहीं, कोई वर्कर काम करने वाला नहीं, जिसकी वजह से कांग्रेस को भुगतना पड़ा। सबसे बड़ी बात ये थी, क्योंकि जब तक संगठन नहीं होगा तब तक कामयाबी नहीं मिलती। गरीब आदमी भी अगर परिवार में एकजुटता है, संगठन है, तो मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकता है। ये भी एक बहुत बड़ा परिवार है, और इस परिवार में अगर बिखराव कहीं नज़र आए तो उसका नुकसान होता है। लेकिन आज की स्टेज में मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी में कोई बिखराव नहीं है, सब अपने काम में लगे हुए हैं, और बहुत जल्दी संगठन भी खड़ा हो जाएगा। मतलब इसी महीने में मुझे लगता है जो बातें चलती हैं कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट वगैरह और स्टेट बॉडी है, वो सारे के सारे बहुत जल्दी होंगे और सारा प्रदेश कांग्रेस में होगा। तो अभी 25 तारीख को इनेलो की बहुत बड़ी रैली है। अभय चौटाला जो हैं वो क्लेम कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन से बहुत बड़े बड़े नेता आने वाले हैं, और उन्होंने सोनिया गांधी को भी इनविटेशन भेजा है। और अपने बयानों में वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए भी कहते नजर आए हैं कि हमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कोई परहेज नहीं है, अगर वो भी आते हैं तो ऐसा हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी से भी कोई जाए, और जो जाएगा वो क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही होंगे? मैं नहीं मानता ये बात। कहाँ संगठन उनका? इनेलो जो बात करती है, चौधरी देवलाल की फोटो लगा करके उसके नाम से राजनीति करते हैं, और उसके परिवार की क्या पोजीशन है? एक बाप के बेटे हैं, दोनों अलग अलग हैं, पोते हैं वो अलग अलग हैं, दादी कुछ बोलती है, दादा कुछ बोलता है, एक दूसरे के प्रति, मतलब इतनी छोटी बातें जो इस परिवार ने अपने आप कह करके जो भेद पिटवाई है किस्म से, ऐसी राजनीति और राजनीति परिवार कोई नहीं है। ये तो जगह ढूंढ रहे हैं, अपनी जगह ढूंढ रहे हैं, वह कहीं किसी नाम से, किसी बहाने से लोग जुड़ने की बात करें। और ये सारा जो संगठन ऊपर का है, जो आज हम इंडिया का नाम लेकर के कर रहे हैं, इसमें कई पार्टी तो जो बीजेपी के साथ हैं, दो धड़े खट हो गए, एक इंडिया एक एनडीए। एनडीए में 25 पार्टी तो ऐसी हैं जिनका कोई मेंबर ही नहीं है, कोई एमपी नहीं है, एमएलए भी नहीं है, और उनकी गिनती कर दी। वो इसी प्रकार की गिनती इसमें करने वाली बात है। मैं ठीक नहीं समझता कि इस तरह के लोगों के साथ कोई गठबंधन किया जाए। नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। तो आपके देवीलाल के साथ रिश्ते जो थे बिगड़ने से पहले वो अच्छे थे, तो क्या सिर्फ उस बेसिस पे या उन रिश्तों की कगार पे आप जा सकते हैं देवीलाल जी की जयंती? नो, कभी नहीं। और अगर हम बीजेपी की बात करें, उनका कार्यकाल जो अभी रहा है 8 साल होने वाले हैं, तो मनोहर लाल खट्टर सरकार को या बीजेपी सरकार को हरियाणा में आप कैसे देखते हैं? बहुत कमज़ोर मुख्यमंत्री है, बहुत कमज़ोर मुख्यमंत्री है। घर का अगर चीफ मजबूत नहीं होगा तो घर ठीक ढंग से नहीं चलता। इसी प्रकार की पोजीशन आज भारतीय जनता पार्टी की है। देखो, हर साल बजट पास होते हैं, डिपार्टमेंट वाइज एलोकेशन होती है बजट की, और वो काम करने के लिए सारा सिस्टम होता है। बजट हर साल पास होता है, लेकिन कहीं कोई काम नज़र नहीं आता, कोई नई बिल्डिंग नहीं बनती नज़र नहीं आती, कोई इंस्टीट्यूशन खड़ा हुआ नज़र नहीं आता, कहीं कोई नहर नहीं बन करके आई, वाटर वर्क्स पानी की सप्लाई की बात है वो कोई नहीं। जो आम जनता को डेली यूज़ में जो चीज़ें होती हैं वो कहाँ है? बजट आता है, पता नहीं कहाँ जाता है। बेरोजगारी हरियाणा प्रदेश आज 1 नंबर पे है, नीचे से 1 नंबर पे, यानी ऊपर, सबसे ऊपर। जितनी बेरोजगारी हरियाणा में है कहीं भी नहीं है। ये क्या कारण है? बदनीति। ये सारी बातें हैं आज के दिन राजनीति हिसाब से। मैं तो ये कहूँगा कि हालात देश के खराब हैं। कहीं जात बिरादरी की बात, कहीं धर्म की बात, कहीं हिंदू मुसलमान की बात, लोगों को बांट करके इधर उधर की बातों में लगा करके इस देश को बर्बाद किया जा रहा है। कोई नीति नहीं, कोई नीयत नहीं, कभी किसी नीति का बखान नहीं, नीयत है ही नहीं। सब तरह से इस प्रदेश को बहुत खराब ढंग से इसको जो होना किया जा रहा है। भगवान
इसकी रक्षा करे, मैं तो ये कहूँगा। तो अभी हमने खट्टर सरकार की बात करी, तो उन्हीं के कार्यकाल में आपने एक किस्सा तो देखा था महम कांड का। दूसरा किस्सा जो 2016 में हुआ रोहतक की इतिहास में अगर हम बात करें जाट आरक्षण को लेकर, तो वो भी काले पन्नों पे लिखा हुआ है। बहुत से आरोप प्रत्यारोप हैं, कोई किसी पे आरोप लगाता है, कोई किसी पे आरोप लगाता है। आनंद सिंह दांगी क्या समझते हैं कि उस पूरे जाट आरक्षण के पीछे क्या कहानी है, किसने किया और किसकी गलती रही या कौन आरोपी है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हरियाणा गवर्नमेंट ने कमीशन डेप्यूट किया था जाट आरक्षण के ऊपर, उसकी इंक्वायरी करके उसका रिजल्ट निकालने के लिए। उस कमीशन ने इंक्वायरी करी है। रिटायर्ड डीजी यूपी के थे, नाम क्या था उनका, उन्होंने इंक्वायरी करी। इंक्वायरी करके अपनी फाइंडिंग्स गवर्नमेंट को दे दी, लेकिन गवर्नमेंट ने आज तक उसको ओपन नहीं किया। इसका मतलब ये है कि सारी बातें गवर्नमेंट के ऊपर जाती हैं। वो एक ईमानदार आदमी थे, यूपी के डीजी रहे हैं, उन्होंने निष्पक्षता से जो ना अपनी फाइंडिंग्स दी हैं, उसको सरकार दबा करके बैठी है। उसको ओपन कर दे, सबको, सारी जनता को पता लग जाएगा कि ये क्या था, कैसे हुआ सारा सब कुछ। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, मैं जाट हूं इसलिए नहीं, जितने दिन संघर्ष उनका धरने दिए, प्रदर्शन करे, सारा सब कुछ, किसी की एक मूंगफली का भी नुकसान नहीं। सैकड़ों सैकड़ों ट्रक भी लदे हुए सामान के सड़कों पे खड़े हैं, लोग एजिटेशन करें, किसी को हाथ लगाने का काम नहीं। बल्कि वो रास्ते में कहीं रुक गए, आने जाने के साधन नहीं हुए तो उनको रोटी भी खिलाई है। सारे इंतजाम उन लोगों के लिए जाट कम्युनिटी ने, जो उस टाइम अपना एजिटेशन कर रहे थे, उन्होंने सारा सब कुछ किया है। ये सारा का सारा मामला उस वक्त खराब हुआ कि लड़के जो पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटी में हैं, कॉलेज में हैं, उनके साथ हॉस्टल में जिस प्रकार से गवर्नमेंट ने उनके साथ मार पिटाई करी, ऊपर से हॉस्टल में से नीचे लड़कों को डाला, रोटी थाली में रखी, नो के नो मुंह पर मार दी। उसको अपनी बात को कहने के लिए यहाँ आईजी ऑफिस पर गए हैं लड़के, वहाँ पर किसी ने बात नहीं सुनी, ना उनको अलर्ट किया, सीधी फायरिंग खोल देना। अश्रु गैस के गोले भी हैं, वाटर कैनल का भी है, अनेकों बातें होती हैं जिससे मॉब को तितर बितर किया जाता है। उन्होंने सीधी गोली के फायर खोल दिए। तो यहाँ से एजिटेशन ने हिंसक, यहाँ से खराब हुआ सारा, उसकी वजह से खराब हुआ। वे बात करने के लिए जा रहे हैं और कोई सुन नहीं रहा, इस वजह से सारा सब कुछ हुआ और उसके बाद हालात बिगड़े। तो आप दोषी किसको मानते हैं? कोई ऐसा है जिसको? ग्रोवर को मानता हूँ। ग्रोवर का गनमैन भी सामान उठा कर किसी दुकान में से लेके जा रहा है। सारे वीडियो भी देखे हैं लोगों ने, सारी चर्चाएं भी हुई हैं, एफआईआर भी दर्ज शाम को हुई है, तड़के हुए एफआईआर भी खत्म हुई, सुबह एफआईआर भी नहीं मिली। सारी क्रिएशन इन लोगों की है। ना तो इतने दिन से आराम से बैठे हैं लोग, किसी के साथ कोई बात नहीं है। हॉस्टल में भी इन लोगों ने करवाया और वहां से सीधी फायरिंग के आदेश भी इन्होंने करवाए, जिसकी वजह से सारा सब कुछ हुआ। ये है जाट आरक्षण रिजल्ट। तो जिस प्रकार जाट आरक्षण की हमने बात कर ली, अभी नू मेवात में इतना वायलेंस हुआ है, तो इस पर भी आरोप प्रत्यारोप हैं जो दोनों पार्टीज की तरफ से लगाए जा रहे हैं। तो इसमें आप किसको दोषी समझते हैं? दोनों तरफ से है, इंक्वायरी चल रही है, कोई रिजल्ट आएगा तो पता लगेगा। तो इस पर आप कोई क्लियरली अभी स्टैंड नहीं लेंगे? अभी साफ बात भी नहीं है, लेकिन इसमें भी वही हिंदू मुसलमान वाली बात है। हिंदू मुसलमान वाली बात है, ये करवाते हैं बीजेपी वाले सारा सब कुछ। कांग्रेस पार्टी ने 70 साल राज किया है, 70 साल में कहीं ये राइट्स हुए हैं क्या? हिंदू के मुसलमान के, सारा देश आराम से काम करने लग रहा है, देश प्रगति करने लग रहा है। इन्होंने करना कुछ नहीं, इस तरह की बातों में सारी जनता को उलझा करके रखने की बात है, ये सारा मसला है।
तो 2024 के इलेक्शंस अब बहुत नज़दीक हैं, तो कांग्रेस पार्टी से मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा? क्योंकि कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान आता है कि मैं प्रमुख दावेदार हूं, फिर कुमारी शैलजा कहती हैं कि मैं भी चुनाव लड़ना चाहती हूं, तो कौन होगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से चेहरा? देखो, कांग्रेस पार्टी एक प्रजातांत्रिक पार्टी है। इसमें हमेशा लोगों की भावना प्रजातंत्र के हिसाब से सारी चीज़ देख करके किया जाता है। आज तक कोई भी मुख्यमंत्री अपनी मर्जी से नहीं बना है। ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्यवेक्षक डिप्यूट होते हैं, एक एक एमएलए की बातचीत होती है, उनकी भावना ली जाती है, उसके बाद जो मेजोरिटी में आता है उसको चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। ये है कांग्रेस पार्टी का। जब तक इलेक्शन जीत करके पार्टी नहीं आ जाती तब तक मुख्यमंत्री कौन, मैं भी कह दूंगा मैं भी मुख्यमंत्री बनूं, लेकिन नहीं, ऐसे नहीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी यही कहा है कि जो एमएलए जिसको चाहेंगे वो मुख्यमंत्री बनेगा। सही है ना बात? हाँ, तो इसमें जो है ना कोई वो बात नहीं है। इलेक्शन हो, सब मिलजुल करके इलेक्शन लड़े, एकजुटता के साथ इलेक्शन लड़े, किसी को एक दूसरे को हराने की कोशिश ना करें, जिताने की कोशिश करें। कांग्रेस पार्टी का राज बन जाएगा। तो आनंद सिंह दांगी किसे चाहते हैं? अगर कांग्रेस पार्टी सत्ता में आए तो कौन हो मुख्यमंत्री? भूपेंद्र हुड्डा काम किया है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री हो, और कांग्रेस में है भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही कांग्रेस पार्टी का हरियाणा प्रदेश में मुख्यमंत्री बनेगा। चलिए, मेरा आखिरी सवाल है और बेशक बहुत ही दिलचस्प सवाल ये रहेगा। अगर, वैसे तो आप जवाब दे चुके हैं कि आईएनएलडी का गठबंधन इंडिया से अगर होता है या आईएनएलडी इंडिया गठबंधन में जाती है तो क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं और आईएनएलडी जो है वो इंडिया गठबंधन का पार्ट बन जाती है, तो बेशक आपके जो बेटे हैं वो अब राजनीति में उतरने वाले हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही मंच पर ओम प्रकाश चौटाला हों और आपके बेटे या फिर आनंद सिंह दांगी एक ही मंच पर दिखाई दें? ऐसा हो सकता है? नो, नेवर, कभी नहीं। अगर ये गठबंधन होता है या एनएलडी जाती है तो भी कभी नहीं होगा? कभी नहीं। बस मेरी शुभकामनाएं बेटा, आप लोगों ने अच्छा काम शुरू किया, अच्छी ढंग से लोगों की भावना बात लेकर के जो है ना सच्चे हिसाब से लोगों में अपनी बात प्रस्तुत करें, ये मेरी शुभकामना है आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और हमें समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है। तो ये थे हमारे साथ आनंद सिंह दांगी, जिन्होंने बहुत ही बेबाकी से हर एक सवाल का जवाब दिया और जो हरियाणा के इतिहास में दो प्रमुख किस्से रहे हैं, चाहे वो महम कांड हो या फिर रोहतक का जाट आरक्षण हो, उन पर हमने बहुत ही एक डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन किया। उन्होंने बताया कि क्या क्या कुछ हुआ था, क्या क्या वो किस्से थे। आपको ये बातचीत और ये कॉन्वर्सेशन कैसा लगा हमें कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी ऐसी ही खबरों के लिए और ऐसे ही इंटरव्यूज़ के लिए आप शख्सियत को देखते रहिए और न्यूज़ ऑफ हरियाणा को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे अलविदा लेती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।